सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मस्त फिजिक्स। आज हम लोग करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का लेक्चर नंबर 2। तो बात कर लेते हैं व्हाट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। नहीं भैया, हम एग्जाम वाले स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे जो आपको एग्जाम की एक रात पहले आ जाता है, ठीक है, वो स्ट्रेस की बिल्कुल नहीं बात कर रहे। या तो फिर कोई और जैसा हमारा मेंटली स्ट्रेस होता है उस स्ट्रेस की बात बिल्कुल भी नहीं करने वाले। यहाँ पे हम लोग मैकेनिकल स्ट्रेस की बात करेंगे। तो व्हाट इज स्ट्रेस देखते हैं, उससे पहले देख लेते हैं कि भाई होता क्या है। मान लो कि हमारी स्टील की रॉड है, ये स्टील की, एक मिनट, ज़्यादा चौड़ी बन गई रॉड, ये स्टील की रॉड है। अब स्टील की रॉड को जो है दो तरफ से हमको फोर्स लगाया जा रहा है, दिख रहा है, दोनों साइड से हम लोग ने फोर्स अप्लाई कर दी है। अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो इस रॉड के क्रॉस सेक्शनल एरिया की, तो ये इस तरीके का सर्कुलर है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके अंदर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर है और यहाँ पे हमारी जो फोर्स है वो उसको खींच रही है। तो फोर्स खींचेगी तो भैया क्या होगा, एक ही चीज़ होगी कि ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज दोनों चेंज हो जाएगा। यानी रॉड की जो लेंथ पहले इतनी थी, जो एल थी, अब वो अगर मैं बात करूं तो इतनी तो एल थी लेकिन डी एल से बढ़ गई, यानी इतना शेप चेंज हो गया। अगर रॉड की बात किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक रॉड लिया और उसको फोर्स अप्लाई करना चालू कर दिया, और फोर्स अप्लाई करने के कारण क्या हो जाएगा, वो अपने शेप को चेंज कर लेगी, एलोंगेट हो जाएगी, लेंथ उसकी बढ़ जाएगी। तो जो ओरिजिनल लेंथ थी वो एल था और जो शेप चेंज आया, एक्स्ट्रा जो चेंज आया, उसको मैं बोलूंगा डी एल। तो इसके कारण क्या हो रहा है, ये फोर्स के कारण इसका जो सरफेस एरिया है इस रॉड के अंदर एक स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, एक स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। ये फोर्स मैंने अप्लाई किया, ये फोर्स से जो मेरी रॉड है वो एलोंगेट हो रही है, लेकिन एलोंगेट होने के प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस रॉड के अंदर एक स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, एक तरीके का दबाव पैदा हो रहा है, खिंचाव पैदा हो रहा है। तो वो चीज़ होती क्या, पहले देख लेते हैं स्ट्रेस क्या है। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब जाहिर सी बात है कि अगर हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स z डायरेक्शन में लग रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। यानी रिस्टोरिंग फोर्स बोलेगा, देखो भैया तुम लेंथ तो बड़ी कर रहे हो लेकिन हम इतने आसानी तो जाने देंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, ना 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 ना, हम उसको वापस खींचने की कोशिश करेंगे। अब जब रिस्टोरिंग फोर्स उसको अपनी जगह पे लाने, जैसे स्पाइडरमैन का सीन चल रहा है, देखे रहेंगे, बहुत फेमस है, वो उसको रिस्टोरिंग फोर्स उसको वापस से अपनी जगह पे लाने की कोशिश करता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो अपनी जगह पे लाने की कोशिश करता है उसमें क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया पे लगता है। यानी अगर इसके क्रॉस सेक्शन की बात करूं तो एक क्रॉस सेक्शन हो गया, इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के अंदर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। इसका क्रॉस सेक्शन ले लूं तो ये क्रॉस सेक्शन हो गया, इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के अंदर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, कितना फोर्स एक्ट हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेस। लेकिन ये फोर्स कौन से डायरेक्शन में रहेगा, हमेशा याद रखना, ये रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स, यहां लिख देता हूं मैं, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहां से हमको ये मालूम पड़ गया कि हमारा स्ट्रेस क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी लेंथ तो बड़ी हो रही है, खिंचाव के कारण हमारा जो रॉड है उसकी लेंथ तो बड़ी हो रही है, बट उसने एक रिस्टोरिंग फोर्स लगा के रखा है जो उसको उतना फैलने नहीं दे रहा। हो सकता है रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होता तो वो बहुत ज्यादा फैल जाता, बट रिस्टोरिंग फोर्स का होने के कारण उसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स को एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, एक रुकाव मिल रहा है, जिसके वजह से रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, पर यूनिट एरिया पे एक्ट करता है। उस रिस्टोरिंग फोर्स जो पर यूनिट एरिया पे एक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस समझ में आ गया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इसकी बात कर लेते हैं, यूनिट क्या होगा इसका। तो मेरे को बात करो, फोर्स क्या होता है, अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स यानी फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और एरिया का क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट बन गया। अब इसमें एक क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है वो है डायमेंशन। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस फोर्स। तो अगर मैं बात करूंगा डायमेंशन फॉर्मूला की, तो हम लोग को डायमेंशन में हमेशा लिखना है m1 mLT। और बात करूं, ये आपको फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा डायमेंशन यूनिट एंड मेजरमेंट का, उसमें हम लोग को बताया कि डायमेंशन फॉर्मूला किस तरीके से निकालते हैं। तो न्यूटन का डायमेंशन तो हमको मालूम है L1 m1t - 2, लेकिन ये न्यूटन पर मीटर है, यानी मीटर किस क्या होता है, एक टाइप का लेंथ होता है, लेकिन पर मीटर स्क्वायर है तो -2 पर आ जाएगा। तो +1 - 2 कितना हो जाएगा, -1। तो अगर मैं बात करूंगा स्ट्रेस का, तो स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा L-1 m1t - 2। ये तो बात हो गई स्ट्रेस की, स्ट्रेस क्या होता है पूरी तरीके से खत्म। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेन की। इससे पहले मैं स्ट्रेस स्ट्रेन की बात करूं तो एक बहुत छोटी सी चीज मैं बताना चाहूंगा दोनों के बीच का रिलेशन। तो एक तो चीज बहुत ज्यादा फेमस हो रही है हमारे इधर, जो होती है आर्ट एंड द आर्टिस्ट। तो अगर हम लोग बात करें, ये हमारा जो स्ट्रेन है ना, ये आर्ट है, क्या है भैया, ये आर्ट है, और इस आर्ट को बनाने वाला जो आर्टिस्ट है वो होता है हमारा
स्ट्रेस। तो इनके बीच में ये रिलेशन है आर्ट एंड आर्टिस्ट। अब देख लेते हैं स्ट्रेस क्या है। अब बात कर लेते हैं, मैंने इसको फोर्स अप्लाई किया, डिफॉर्मिंग फोर्स, इसकी लेंथ चेंज हो गई, लेंथ चेंज हो गई मतलब इसका डायमेंशन चेंज हो गया। तो स्ट्रेस वही होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। और मैंने ओरिजिनल डायमेंशन कितना था भाई, एल था, और चेंज इन डायमेंशन कितना हुआ, कितना चेंज आया, डी एल से चेंज आया। तो इसके लिए मैं इसको बोलूंगा डी एल बाय एल, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। लेकिन इस पर्टिकुलर चीज की बात करूं, रॉड की बात करूं, यहाँ पे लेंथ चेंज हो रही है, तो मैं इसको कैसे रीड करूंगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब लेंथ के बदले कुछ भी हो सकता है, ब्रेथ हो सकता है, एरिया हो सकता है, शेप हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है। आगे हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन के अंदर, बट अभी यहाँ पे समझ लो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन इज स्ट्रेन। अब बात कर लेते हैं यूनिट। तो भैया मैं बोलता इसका यूनिट होता ही नहीं। अरे भैया क्यों नहीं होता, इसे कैसे यूनिट नहीं है? देखो भाई ये है लेंथ, लेंथ इज ऑल्सो इन मीटर, ऐसा यूनिट। ये भी लेंथ, लेंथ इज ऑल्सो इन मीटर, मीटर मीटर कट गया भैया, यूनिटलेस क्वांटिटी है, ये है यूनिटलेस क्वांटिटी। तो स्ट्रेन इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, और ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ, यानी कितना आपकी चेंज इन डायमेंशन, कितना चेंज आया डायमेंशन में, चाहे वो लेंथ हो, ब्रेथ हो, वॉल्यूम हो, एरिया हो, कुछ भी हो सकता है डायमेंशन के अंदर, उसमें कितना चेंज आया अपॉन ओरिजिनल जो है डायमेंशन। तो आई होप स्ट्रेस और स्ट्रेन आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। अभी हम लोग देखने वाले टाइप्स ऑफ स्ट्रेन और एंड टाइप ऑफ स्ट्रेसेस। सो मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। स्ट्रेसेस जानने से पहले देख लेते हैं व्हाट इज एक्चुअली स्ट्रेस। तो उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो हमारी आती है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। अब लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस की बात करूँ तो इसके अंदर दो प्रकार और आते हैं। एक जो आता है वो हमारा होता है टेंसाइल स्ट्रेस एंड दूसरा जो हमारा आता है वो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो होता है, देखो भाई पहले टेंसाइल का मतलब समझो। टेंसाइल को हम लोग एक और एक बोलते हैं एक्सियल स्ट्रेस। तो देखो अगर मैं मान लेता हूं ये मेरी बॉडी है और उस बॉडी पे फोर्स लग रहा है। अब फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स है। उसको खत्म करने वाली कौन सी फोर्स आएगी, या उसको रेजिस्ट करने वाली आएगी रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया हमारी क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अगर मैं बोलूँ ये मेरी रॉड है तो इस रॉड के एक्सिस पे फोर्स लग रही है, दोनों साइड एक्सिस से फोर्स लगती है। इसको हम लोग एक्सियल फोर्स भी बोलते हैं, एक्सियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, या लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस भी बोलते हैं। इसमें दो प्रकार है टेंसाइल। अगर खिंचाव होगा, किसी तरीके का खिंचाव होगा, देखो दो फोर्स से दोनों एक पार्ट को दो अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहे, दूर खींच रहे, तो ये टेंसाइल फोर्स होता है। अब टेंसाइल स्ट्रेस होता है। टेंसाइल स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस ही एक टाइप का स्ट्रेस। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगेन इसका फॉर्मूला होगा रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना हमको अपॉन एरिया, अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर मैं बात कर लूँ फोर्स अपॉन एरिया, यही अगर मैं बात कर लूँ कंप्रेसिव स्ट्रेस की, तो पहले देख लेते कंप्रेसिव स्ट्रेस किस तरीके का होता है। देखो भाई कुछ नहीं, एकदम इसका उल्टा है। ये आ गई मेरी रॉड, अभी रॉड पे कोई खिंचाव नहीं हो रहा है, उल्टा इसके दो साइड से कंप्रेस्ड हो रही है फोर्स, यानी इसको दबाया जा रहा है। ये जो मेरी रॉड है, इस रॉड को मैं दबा रहा हूँ, दोनों साइड से क्या कर रहा हूँ, दबा रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ, तो वो हो जाती है मेरी कंप्रेसिव फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में आएगी, ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन। तो रिस्टोरिंग फोर्स उसको खींचने की कोशिश करेगी और डिफॉर्मिंग फोर्स उसको दबाने की कोशिश करेगी। तो इस मामले में मेरा क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाता है। यानी जब कंप्रेसिव फोर्स लगता है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस, और जब टेंसाइल फोर्स लगता है तो टेंसाइल स्ट्रेस। इसका भी फॉर्मूला पूरी तरीके से सेम है, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पे बात है मैग्नीट्यूड की। देखो भाई आपकी बुक में ना मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मॉड्यूलस दिया हुआ है बहुत जगह पे। अगर हो सकता है न्यूमेरिकल में ये चीज़ ना दी रहे, हम लोग वो चीज़ आगे देखेंगे, बट मॉड्यूलस दिया हुआ है, मॉड्यूल दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेना है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है उसको बहुत सारी बुक्स के अंदर माइनस से जो है इंडिकेट किया जाता है, यानी इसका जो भी आंसर आता है वो माइनस में आता है, और माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि जो फोर्स या स्ट्रेस इस पे लग रहा है ये कंप्रेसिव है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया रहेगा। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होती है, ये दोनों किसके अंदर आते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस के अंदर। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस।
तो ये कैसी स्ट्रेस है? देखो भाई यहाँ पे तो लेंथ चेंज हो रहा था तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस थी, अब यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आ रहा है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो रहा है यानी नाम से ही हमको मालूम पड़ जाता है यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होने वाला है। अब बात करते हैं, देखो भाई अगर बात कर लूँ मैं कि ये एक मेरा बहुत बड़ा बलून था, अब इस बलून पे जो है, या बॉल बलून जो समझना समझ लो, अब इस बलून पे जो है मैंने हर तरफ से प्रेशर अप्लाई कर दिया, क्या अप्लाई नहीं, फोर्स अप्लाई कर दिया, जो पॉसिबल जहां से मेरे को रास्ता मिला वहां पे मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया। अब जाहिर सी बात है, आप एक बलून लो, उसमें हवा भरो और जोर से उसको दबाओ, तो आप देखोगे इसकी वॉल्यूम क्या हो रही है, उसकी वॉल्यूम कम हो जा रही है, उसकी वॉल्यूम कम हो रही है। तो ये कम होके इसका शेप इस तरीके से हो जाएगा, यानी इसका वॉल्यूम जो है चेंज हो गया। तो इसमें भी क्या हो रहा है, यहाँ पे फोर्सेस लग रहे हैं, ये सारी क्या हो रहे हैं, फोर्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसमें भी स्ट्रेस का एकदम सेम फॉर्मूला है, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की अगर बात करेंगे सबका सेम फॉर्मूला है, फोर्स यानी कितना फोर्स यूज हो रहा है अपॉन इसका जो सरफेस एरिया है, क्योंकि फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है, सरफेस पे एक्ट कर रही है, यानी इस पर्टिकुलर सरफेस पे, इस पर्टिकुलर सरफेस पे, देखो सरफेस के ये हिस्से पे, ये हिस्से पे, तो ये सारे एरिया पे फोर्स एक्ट कर रही है। तो फोर्स अपॉन एरिया गिव यू स्ट्रेस। लेकिन ये कौन से स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होगा, यहाँ पे हम लोग देखे लेंथ चेंज हो गई थी, अगर इधर पे खिंचाव हो रहा था तो मान लो पहले एल था, तो चेंज होके ये इतना सा पार्ट डी एल बच जाता और लेंथ इतना रहता, यानी चेंज इन लेंथ हुई है, लेंथ इंक्रीज हो गई है। इस केस में कंप्रेस किया जा रहा था, अगर मान लेता हूं ये मेरा नॉर्मल थी, तो अब अगर मेरी कंप्रेस करने के बाद जो लेंथ बचेगी वो बचेगी इतनी, वो बोल दूंगा मैं एल, लेकिन या कैपिटल एल ले लेते, लेकिन इसमें चेंज इन लेंथ हुई है, यानी लेंथ डिक्रीज हुई है इसके अंदर। इसमें लेंथ इंक्रीज हुई है टेंसाइल वाले में, कंप्रेसिव वाले में लेंथ डिक्रीज हुई है। और यही अगर मैं बात कर लूँ, बाहर से प्रेशर लग रहा है अगर किसी बलून पे या किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो क्या हो जाएगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, उसका वॉल्यूम चेंज हो गया। यही अगर बाहर से लग रही है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यही अगर अंदर से लग रही है, अगर अंदर से लग रही है यानी बलून छोटा था, जब हम लोग हवा भरते हैं, हम लोग हवा भरते हैं तो हमारी जो हवा है, जो हमारा उसका प्रेशर जो है बलून को चारों तरफ से फुलाता है, तो इसमें भी दोनों साइड से फोर्स लग सकती है, या तो इसकी वॉल्यूम को कम कर सकती है या तो वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकती है, दोनों साइड से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अप्लाई हो सकता है। इसका भी एकदम सेम फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये मालूम पड़ गया स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। वही बात कर लेते हैं अपने इस टॉपिक की, दैट इज शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। अब नाम से याद कर लो भाई, शेयर का मतलब यहाँ पे है कि आपका शेप चेंज करने वाला है। क्या चेंज करने वाला है, शेप चेंज करने वाला है। एग्जांपल ले लेते हैं, देखो भाई ये मासूम सा बॉक्स यहाँ पे बैठा हुआ था, अब इसको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है, तो क्या हुआ भैया, यहाँ पे लग गई इसको फोर्स लगने करने के कारण क्या हो गया, ये बेस तो बराबर सिंपल जमीन पे रखा हुआ है, लेकिन ऊपर का शेप देखो भैया किस तरीके से चेंज हो गया। यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स लगा, यानी ऊपर वाले हिस्से में, इस एरिया में फोर्स लगा, तो इसके कारण देखो इसका शेप किस तरीके से हो गया, देखो थोड़ा टिल्ट हो गया। यानी अगर मैं बोलूं जहां पे पहले ये स्क्वायर था अब ये ट्रेपेजियम हो गया, तो इसका शेप चेंज हो गया। किसके कारण चेंज हुआ है भाई, यहाँ पे फोर्स के कारण चेंज हुआ है। फोर्स कहाँ लग रहा है, एरिया पे लग रहा है। और मैं बोलूं कितना चेंज हुआ है भाई, कितना चेंज हुआ है, मैं बोलता हूं ये पहले लेंथ, ये मैं लेता हूं एल, इसकी लेंथ एल थी, अब ये भी अगर मैं स्क्वायर है तो ये भी टोटल एल रहेगा, लेकिन उसमें कितना शेप चेंज हुआ है एक्चुअल में, देखो पहले पॉइंट इधर था लेकिन अब पॉइंट इधर है, तो इधर में डी एल का चेंज आ गया है। तो यही अगर मैं इसकी भी बात करूं कि शेयर स्ट्रेस क्या होता है, तो उसको भी अगर मैं लिखूं स्ट्रेस, तो उसका भी एकदम सेम फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन एरिया। तो देखो भाई इसमें फोर्स लग रही थी, यहाँ का एरिया था, तो फोर्स अपॉन एरिया में क्या शेप चेंज हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे शेयर स्ट्रेस। तो अगर मैं बात करूं, इसको समराइज करूं तो क्या होगा, अगर फोर्स लगने के कारण आपके लेंथ में चेंज आ रहा है, यानी वो बढ़ रही है घट रही है, तो वो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस है। अगर फोर्स लगने के कारण आपकी वॉल्यूम बढ़ रही है या घट रही है तो वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है। अगर फोर्स लगने के कारण आपका शेप चेंज हो रहा है तो वो शियर स्ट्रेस है। तो ये पूरा कंक्लूजन था टाइप्स ऑफ स्ट्रेस का। अब इसके बाद देख लेते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेन। सो गाइस मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का डेफिनेशन देख लेते हैं, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यानी क्या चेंज हुआ है आपका, चाहे लेंथ शेप साइज कुछ भी हो, वॉल्यूम हो, चेंज इन डायमेंशन अपॉन क्या उसका ओरिजिनल डायमेंशन था। डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, लेंथ, ब्रेथ, एरिया, वॉल्यूम, कुछ भी। तो हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ। तो जितने टाइप्स ऑफ स्ट्रेस थे उतने ही टाइप्स ऑफ स्ट्रेन है, दैट इज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेन। तो बात कर लेते हैं लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है। अब मैंने यहाँ से फोर्स लगा दिया हूँ इस रॉड पे, और इस रॉड पे फोर्स लगाने के कारण इसका लेंथ बढ़ गई है। अब ये हो गई है कैपिटल है, लेकिन कैपिटल एयर के अंदर कितना एरिया ज़्यादा है, कितनी लेंथ ज़्यादा है, ये डी एल ज़्यादा है। तो चेंज इन लेंथ कितनी हुई, डी एल। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन को मैं लिख सकता हूँ चेंज इन
लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ दैट इज चेंज इन लेंथ कितना चेंज आया है, डी एल का चेंज आया है मुझे, अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितना था, एल था। तो ये हो गया मेरा लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। अगेन इसका कोई यूनिट नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, मैं मान लो ये मेरा गुब्बारा था, अब मैंने इसको प्रोवाइड किया हूँ बाहर से सारी तरीके का फोर्स अप्लाई कर दिया हूँ। अब ये फोर्स कहाँ लग रहे हैं, पर यूनिट एरिया पे, यहाँ पे एरिया पे लग रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, जब हम लोग बलून को दबाएंगे तो उसका शेप छोटा हो जाएगा, उसका साइज छोटा हो जाएगा, यानी यहाँ पे वॉल्यूम उसकी ज्यादा थी और यहाँ पे वॉल्यूम उसका कम है। तो इसके कारण क्या हो गया, इसका वॉल्यूम कम हो गया। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन है उसको हम लोग बोलेंगे चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम दैट इज, अगर मैं मान लेता हूं कि सबसे पहली कंडीशन जो थी, यानी पहले मेरा जो वॉल्यूम है वो V1 है, बाद में मेरा वॉल्यूम जो है V2 हो गया। तो अगर मैं चेंज इन वॉल्यूम निकालूं यानी dV में निकालूं तो क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 ये आ जाएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया, डेल्टा V अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल मेरा वॉल्यूम V ही था तो मैं V लिख देता हूँ, V1 लिख लो या V लिख लो चलेगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि मेरा चेंज, यहाँ पे जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो नेगेटिव आना चाहिए। अरे भाई ऐसे कैसे नेगेटिव आएगा, ये क्या नई नई कहानी बता रहे हो, अरे नई कहानी नहीं है बच्चा, एकदम ध्यान से पहले सुनो। अगर मैं लिख रहा हूँ इधर पे चेंज इन वॉल्यूम तो V2 मैंने पहले लिखा हो दैट इज फाइनल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम कम है, लेकिन इनिशियल वॉल्यूम जो मैंने इधर लिखा हो ज्यादा है। तो छोटे में से यानी बड़े, छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो बिगर नंबर साइन यहाँ पे आएगी, तो ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब ये है कि इस पे जो चेंज आया है वो बाहर की फोर्स के कारण आया, नेगेटिव का मतलब सिर्फ ये है। तो ये हम लोग को मालूम पड़ गया कि यहाँ की जो स्ट्रेन है दैट इज गिवन बाय चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अच्छा, इसको और एक तरीके से लिख सकता है, अगर मैं बात करूं कि ये मेरा बलून था, अब ये बलून जो है वो छोटा हो गया, मान लेता हूं इस शेप का हो गया अंदर। तो क्या हो रहा है, ये किस वजह से शेप चेंज आ रहा है, मैं बोलता हूं बाहर मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर था PA या P बोल देता हूं, और अंदर का जो प्रेशर है वो हो गया, बोल देता हूं मैं P। तो जब प्रेशर में चेंज आएगा, यानी बाहर का प्रेशर बहुत ज्यादा जब हो जाएगा तभी तो वो बॉल जो है वो सिकुड़ना चालू करेगा। तो इसमें क्या होता है, हम लोग स्ट्रेन को ये भी बोल सकते हैं कि इट इज चेंज इन प्रेशर, इट इज ड्यू टू चेंज इन प्रेशर। तो चेंज इन प्रेशर को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं DP इज इक्वल्स टू PA माइनस P, यानी बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अंदर का प्रेशर माइनस कर दोगे तो DP आ जाएगा। तो DP इज इक्वल्स टू डेल्टा P इज इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन V, यानी चेंज इन प्रेशर इज इक्वल्स टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और चेंज इन प्रेशर क्या, इट इज अगेन आर स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एकदम आराम से सारी चीजें क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं इसकी शेयर स्ट्रेन की। तो शेयर स्ट्रेन होता क्या, पहले बात कर लेते हैं इस डब्बे को ABCD नाम दे देते हैं, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D। तो हम लोग क्या देखते हैं, जैसे हम लोग ने यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स लगाया है, कौन सी फोर्स लगी है भाई, यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स लगी है। तो टेंजेंशियल फोर्स जैसे ही लगती है यहाँ पे, तो हम लोग ने देखे बॉक्स अपना शेप चेंज कर लेता है, यानी जहाँ पे A यहाँ पे पहले था तो अब A बन गया A' और B बन गया B', यानी नीचे की तो जगह सेम है, नीचे की लेंथ बराबर है, लेकिन ऊपर का शेप जो है वो चेंज हो गया। तो इसी, और ये कितने डिग्री से चेंज हो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो एक एंगल भी चेंज हुआ है, वो एंगल को मान लेता हूँ मैं थीटा। ध्यान से देखो, ये पहले मेरी लेंथ थी लेकिन अब लेंथ वो टिल्ट हो गई, इसके बीच में एक एंगल बन गया, उस एंगल को मैं बोल देता हूँ थीटा। अगेन अगर मैं शेयर स्ट्रेन फाइंड करने जाऊं तो मेरा सेम है, चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। तो बात करूं चेंज इन शेप क्या, तो ध्यान से देखना, पहले ये लेंथ L थी, ये L था, तो ये भी L हो गया। अगर मैं स्क्वायर मानता हूं तो इसमें चेंज कितना है, चेंज आया DL का, तो मैं इसको लिख देता हूं DL बाय ओरिजिनल लेंथ क्या थी, L थी, इसको कैपिटल लिख देता हूँ तो समझ में आ जाएगा, कैपिटल। तो ये हमारा हो गया चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। तो ये हमारा हो गया शेयर स्ट्रेन। कौन सा, शेयर स्ट्रेन को हम लोग ये भी बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेन। अच्छा, यहाँ पे एकदम मस्त बात और मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ ये थीटा है, और अगर मैं बोलूँ ये थीटा है तो ये थीटा का अपोजिट और ये एडजेसेंट है। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या होता है, tan थीटा। तो मैं स्ट्रेन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, स्ट्रेन इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ फॉर्मूला
स्ट्रेन इज इक्वल्स टू टेन थीटा। अब टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट दैट इज टेन थीटा। लेकिन अगर मैं बोलूं थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो इस थीटा का स्मॉल होने, अगर स्मॉल हो गया तो मैं टेन थीटा को लिख सकता हूं, टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो हमें को एक सीधा सिंपल सा फॉर्मूला मिलेगा, स्ट्रेन दैट इज टेंजेंशियल स्ट्रेन या शेयर स्ट्रेन इज इक्वल्स टू डायरेक्ट थीटा। तो ये हम लोग को तीन फॉर्मूले मिले, 1 2 और ये हो गया 3। तो तीनों ही स्ट्रेन और तीनों ही इंटर रिलेटेड है, तीनों ही एक ही चीज है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो गाइज ये था हमारा टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। यहाँ पे आज हम लोग आज का लेक्चर खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जितना हो सकता है इसको शेयर करें अपने दूसरे दोस्त लोग के साथ, क्योंकि यहाँ पे बहुत मेहनत हो रही है भाई, और अच्छे से हम लोग प्रेजेंट करेंगे नेक्स्ट टाइम से। बस आप लोग जो है शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।